वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। सो आई होप कि कंट्रोलिंग वाला चैप्टर जो बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर था हमारा पार्ट ए का, वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे टॉपिक्स आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ के आए होंगे। तो आज की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो आज ही शुरू होगी और आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। सो 50 मार्क्स के लिए आज इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए इस क्वेश्चन आंसर पार्ट पे और मैं आपको कराती हूँ फिर धमाकेदार बढ़िया बढ़िया कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस। तो बच्चों पैटर्न तो हमारा वही है, कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने आपसे कि बताओ कौन सा फंक्शन होता है कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट का। क्या वो थर्ड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है या लास्ट फंक्शन है? अरे मैम कैसी बात कर रही हो, लास्ट फंक्शन है, आखिरी फंक्शन है ना। चलो अगला क्वेश्चन। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम helps to judge the accuracy of standard, accomplishes the organizational objective और boost the employee morale। बताइए एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करता है, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करता है, क्या वो एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज करता है, या तीनों ही चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में। कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंस से मिलते जुलते लग रहे होंगे, है ना। तो यस, हमने ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पढ़े हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे बच्चे? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कंट्रोलिंग। इसमें से क्या कंट्रोलिंग के बारे में सही नहीं लिखा हुआ है? कंट्रोलिंग इज परवेसिव, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज एक्सटर्नल सोर्स और कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बताइए क्या इसमें कंट्रोलिंग के बारे में सही नहीं है? कंट्रोलिंग परवेसिव है। हमने फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग पढ़े हैं, जहां पर हमने एफबी पर करे थे अपनी दोस्तों को ग्रुप कॉल, तो वहां हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है और तो और गोल ओरिएंटेड भी होता है। तो कैसे कह रहे हो आप? ये तीनों तो हमें पता है कि होता है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो ये आप गलत बात कह रहे हो कंट्रोलिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which functions bring back the management cycle back to the planning function। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो हमें फिर से प्लानिंग फंक्शन पर लेकर आता है? मतलब हमारे एक साइकिल होता है मैनेजमेंट फंक्शन का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। भाई इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो वो पूछ रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है जो फिर से हमारे साइकिल को स्टार्ट करता है प्लानिंग से। तो बच्चे कौन सा है? कंट्रोलिंग। की कंट्रोलिंग पे कहानी आके खत्म होती है, लेकिन फिर से उस प्लानिंग को वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो कंट्रोलिंग। आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा होती है, तो ऐसे में डेविएशन को क्या नाम देते हैं? याद करो मैंने बताया था कि आपका डिफरेंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपने सोचा कि आप 70% लेकर आओगे, याद है, बट आ गए 80%, तो भाई ये तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है। तो ऐसे में उस डेविएशन को हम बेटा क्या नाम देते हैं? पुअर, गुड, नेगेटिव या पॉजिटिव? इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। Which one of the following is not the step in the process of controlling? इसमें से कौन सा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का स्टेप ही नहीं है? बताओ। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन।
आपको सिर्फ नोट बताना है कि कौन सा नहीं है। तो बताओ, क्या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है? बिल्कुल है। क्या एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है? नहीं, ये तो हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस में नहीं पढ़ा। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है? हाँ बिल्कुल है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन है? हाँ बिल्कुल है। मुझे क्यों सारे पॉइंट्स देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कई बार दो ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, तो इसलिए आपको सारे पॉइंट्स देखना है, ये नहीं कि एक ही देख के टिक लगा दिया है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंट्रोलिंग के प्रोसेस का स्टेप नहीं है तो किसकी प्रोसेस का स्टेप है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसकी प्रोसेस का स्टेप है। देखो तो सही कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी बातें कितनी याद है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके पुरानी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। The first step in the controlling process is analyzing deviation, setting performance standard, comparing the actual performance with standard या measurement of actual performance। इसमें से कौन सा हमारे कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है? तो ये तो मैम बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक, याद करो, एसएम कैट बताया था ना। अब नेक्स्ट आता है एट्थ क्वेश्चन। हमें एक केस स्टडी टाइप कुछ लग रहा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स देखना चाहूंगी कि पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए कंट्रोलिंग प्रोसेस के, जो हमें यहाँ पर डिस्कस किए गए होंगे, उसमें से कोई एक हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो क्या है क्वेश्चन? Kia Limited is a large organizational manufacturing a popular brand of desi ghee and supplying it to the various states of India। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चर करती है देसी घी और अलग अलग स्टेट्स में उसको पहुंचाती है। दे मैन्युफैक्चर 10,000 लीटर्स ऑफ देसी घी एवरी डे, और लगभग 10,000 लीटर वो देसी घी वो बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और पैक करते हैं कार्टून में 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के साइज में। प्रोडक्शन मैनेजर ने इंश्योर किया दैट 1 आउट ऑफ एवरी 10 कार्टून्स ऑफ ईच साइज इज चेक्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एवरी डे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सबको तो चेक नहीं करता, बट हर 10 कार्टून्स में से हर एक के साइज को वो चेक यहाँ पर करता है। मतलब सारा चेक नहीं किया जाता, एक चेक किया जाता है और उसी के बेसिस पे बाकियों का हम लोग यहाँ पर इंश्योर करते हैं क्वालिटी। तो बताइए कौन सा स्टेप है जो प्रोडक्शन मैनेजर ने यहाँ पे यूज किया फॉर द कंट्रोलिंग प्रोसेस? कि वो क्या कर रहा है कि वो देख रहा है 10 कार्टून में से हर एक साइज का एक एक वो निकाल लेता है चेक करने के लिए। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, याद आ रहा है कि मैंने बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, सैंपल चेकिंग होती है, रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, रेशियोज कैलकुलेट किए जा सकते हैं, है ना? याद आ रहा है वो हमारा पॉइंट? तो बेटा वो पॉइंट कौन सा था हमारा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, या एनालाइजिंग डेविएशन, या कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अभी तो यहाँ पे वो परफॉर्मेंस को चेक ही कर रहे हैं ना, तो बेटा ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, मैच करना है अब आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डेविएशन के कारण है और यहाँ पे उनके कुछ सॉल्यूशन है, आपको करेक्ट सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारा मटेरियल डिफेक्टिव है, फिर बोला है मशीन डिफेक्टिव है, फिर बोला है मशीन पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई है, फिर बोला कंडीशन जो है काम की वो डिफेक्टिव है। तो अगर मशीनरी डिफेक्टिव है तो आप क्या करोगे? उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करोगे, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेंज करोगे, इम्प्रूव करोगे सराउंडिंग का, या उसको रिप्लेस और रिपेयर करोगे? बताओ। अगर मटेरियल डिफेक्टिव है, सॉरी मशीन बोल रही थी मैं, अगर आपका मटेरियल डिफेक्टिव है तो क्या करोगे? अगर मटेरियल है तो बेटा मटेरियल किससे लिंक करता है? मटेरियल लिंक करता है क्वालिटी से, तो इसको हमने मैच कर लिया है। तो मटेरियल लिंक करता है बेटा क्वालिटी से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1। उसके बाद मशीन अगर आपकी डिफेक्टिव है तो उसको हम रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मशीन पुरानी हो गई है तो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 3rd। और अगर आपका कंडीशन खराब है तो यहाँ पर आपको सराउंडिंग को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी ये कॉम्बिनेशन कहाँ फिट बैठ रहा है। फर्स्ट का बी है, सेकंड का हमारा डी है, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी मुझे यहाँ दिख रहा है फिलहाल, थर्ड का ए और फोर्थ का दिख रहा है बेटा सी।
हाँ ठीक है, तो डी के साथ हमारे मैच हो गया फिक्स, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, following is the sequence of the events in the Gaurav's ready-made dress factory during the month of August. Arrange them in a proper order, keeping in the process of controlling. तो यहाँ पर उन्होंने एक सीक्वेंस दे रखा है कि गौरव की एक रेडीमेड ड्रेस फैक्ट्री है जिसके अंदर वो काम करता है और जिसके अंदर वो लोग ड्रेसेस बनाते हैं। आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस को याद करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन स्टेप्स को अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गौरव है वो टारगेट उसने फिक्स किया 1500 शर्ट्स का एक मंथ का टारगेट फिक्स किया है। ठीक है, गौरव चेंज द डिफेक्टिव मशीन एंड ऑल्सो द इनकम्पिटेंट वर्कर्स। तो साथ साथ एक काम करते हैं, लिखते हुए चलते हैं, है ना। तो बेटा सबसे पहले टारगेट अगर सेट किया गया है तो ये तो हमारा कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सबसे पहले जब टारगेट सेट किया जा रहा है तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आपने सेट किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला कि गौरव ने डिफेक्टिव मशीनों को चेंज किया, इनकम्पिटेंट वर्कर्स को चेंज किया, मतलब उसने कुछ सॉल्यूशन निकाला है। अगर सॉल्यूशन निकाला है तो ये क्या होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये उन्होंने करेक्टिव एक्शन ले लिए हैं। उसके बाद ऑन 31 अगस्त गौरव फाउंड ओनली 1200 शर्ट्स कुड बी प्रिपेयर्ड। तो एक दिन जब उसने चेक किया, ऑब्जर्व किया, तो उसको पता चला कि सिर्फ 1200 शर्ट ही यहाँ पर बनी है। टारगेट तो 1500 का था पर 1200 शर्ट यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसने मेजरमेंट किया है, उसने 31 अगस्त को मेजरमेंट किया था किसका, ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, यहाँ से ये वाला पॉइंट मिल गया। Gaurav was upset to see that the output as it was 300 shirt less than the target set for the month. अब क्योंकि उसने ये डिफरेंस निकाला, अभी डिफरेंस उसने कब निकाला होगा, जब उसने कंपेयर किया होगा। तो यहाँ मिल गया आपको कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमें ये वाला पॉइंट भी मिल गया है। चलो ठीक है, Gaurav found some machines were giving trouble and also some incompetent workers wasting their own and others time. उसको पता चला कि कुछ मशीन तो खराब हो चुकी है, प्रॉब्लम कर रही है, कुछ मशीनें खराब हो चुकी है, प्रॉब्लम कर रही हैं, और कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरों को काम करने देते हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में उसने क्या किया बेटा, उसने एनालाइज किया डेविएशन को। तो ये कौन से वाला पॉइंट है, एनालाइजिंग डेविएशन। तो अब अगर हम अपने एसएम कैट के अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करें तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया फर्स्ट। ठीक है, फिर उसका सेकंड होता है मेजरमेंट, वो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। उसके बाद होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन हो गया पॉइंट नंबर 4। फिर उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं डेविएशन, तो पॉइंट नंबर 5। और फिर हम देखते हैं करेक्टिव एक्शन यानी कि पॉइंट नंबर 2। तो लेट्स सी कि ये कहाँ मैच हो रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहां पर आपको खुद से आइडेंटिफाई करना था कि कौन से यहाँ पर आपको पॉइंट्स कंट्रोलिंग के कहाँ दे रखे हैं। ठीक है, आई होप सब बच्चों ने करेक्ट आंसर ही दिया होगा। चलो बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट एमसीक्यू है हमारा आज, हमारे पास 11 ही एमसीक्यूज है इसके। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट may be more troublesome that a 15% increase in the postal charges. Which method of controlling deviation is mentioned in the above example? वो कहते हैं कि 5% से लेबर कॉस्ट का बढ़ना हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़ रहे हैं। हमें पोस्टल चार्जेस 15% इतने ज्यादा नहीं लग रहे, बल्कि हमें 5% का लेबर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है ट्रबलसम। तो ऐसा कौन से कंट्रोलिंग के मेथड में हमने पढ़ा था, बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या इन्वेंटरी कंट्रोल। याद करो कि लेबर कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द पोस्टल चार्जेस। याद आ रहा है ना, बहुत डिटेल में बताया मैंने तुम्हें ये सारी चीजें कि किस पे फोकस कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट पे फोकस। तो कौन सा पॉइंट है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी हमारी अच्छी खासी। तो देखते हैं जरा क्या पूछा गया है। यहाँ उन्होंने हमसे 2 फंक्शन पूछे, इसका मतलब भाई पुरानी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। 2 फंक्शन पूछे हमसे इन्होंने मैनेजमेंट के,
और फिर उसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पहचानने होंगे। सो वी आर क्लूलेस कि क्या है क्वेश्चन, हमें पढ़कर ही पता चलेगा कि कौन से फंक्शन और उनके कौन से कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। So Mr. Jayaprakash Gupta is the general manager of Bhagwati Udyog Private Limited. With a view to running his business in a careful manner, he divided all the activities into the 7 departments, and these departments were purchase, marketing, production, personal, finance, accounting and correspondence. यहाँ से मुझे कुछ समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, काम को डिवाइड किया डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट बनाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेटर ऑन ही रियलाइज दैट द अकाउंटिंग एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट कैन बी मर्ज इनटू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर उन्होंने बाद में सोचा कि ये जो अकाउंटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस है इसको मर्ज किया जा सकता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। सो ऑल द बिजनेस एक्टिविटी वर डिवाइडेड इनटू द 5 डिपार्टमेंट। तो उन्होंने सारे काम को, पहले उन्होंने काम देखा, काम को बांटा, बांटने के हिसाब से उनके नेचर के अकॉर्डिंग 5 डिपार्टमेंट उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई एक ऐसा फंक्शन था जहां पर पहले आइडेंटिफाई करते हैं वर्क को, फिर आइडेंटिफाई करने के हिसाब बाद उनके नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं? याद आ रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ पढ़ा है तुमने, ये किसकी प्रोसेस में पढ़ा था? ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। याद आ रहा है ना? मुझे पता है तुम्हें याद आ रहा है। तो बेटा यहाँ से मुझे एक फंक्शन तो मिल गया है, क्या? ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बातचीत हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता इज नाउ थिंकिंग ऑन द लाइंस as to which are the departments out of these 5 that will have a significant role in the success of the business। अब वो कह रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता को अब ये पता लगाना है कि पांचों डिपार्टमेंट में से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मुझे कुछ कनेक्ट कर रही है कि हम बहुत बार ये वर्ड बोलते हैं, सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। After a complete analysis, he concluded that marketing, production and finance were the department on which the success of the business depended। उन्होंने कहा 5 डिपार्टमेंट है, बट ये जो 3 डिपार्टमेंट है ना, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हमारे बिजनेस की सक्सेस टिकी हुई है। पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कौन सा फंक्शन है जहां पर हम ये देखते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जो हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा यहां से मैंने फाइंड आउट किया कि कौन सा फंक्शन है बेटा, कंट्रोलिंग। तो 2 फंक्शन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब 2 एस्पेक्ट्स जो वो पूछ रहे हैं, लेट्स सी कि और क्या है आगे। It meant that even some shortcomings occurred in the department of purchase and personnel, it would not affect much the success of the business। वो कहते हैं कि अगर बाकी के 2 डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ होती भी है तो हमारे बिजनेस के सक्सेस पे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। Thereafter Mr. Gupta determined the deviation tolerance limit। देखो भाई, वहां सक्सेस की बात हुई, यहाँ उन्होंने कहा कि डेविएशन का एक टॉलरेंस लिमिट सेट करेंगे। अब बेटा यहाँ पे टॉलरेंस उनका क्या मतलब है, जिस चीज को हम लोग अब तक यहाँ पर परमिसेबल लिमिट बोलते आए हैं उसको उन्होंने टॉलरेंस लिमिट बोल दिया है। कि इन मेन डिपार्टमेंट्स के हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि अगर कुछ इस परमिसेबल लिमिट, इस टॉलरेंस लिमिट से बाहर हुआ तो हम ध्यान देंगे। सो इफ मेंट दैट इफ द डेविएशन ऑफ दीज डिपार्टमेंट remains within the tolerance limit, it will be looked after by the concerned manager। और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम मैनेजर को बताएंगे। So however in case the deviation is beyond this limit, then the same will be brought to the notice of the जनरल मैनेजर की। तब तक तो कंसर्न मैनेजर देखता रहेगा अगर लिमिट के अंदर है, लिमिट के बाहर चले जाओगे तो जनरल मैनेजर को देखना पड़ेगा। तो बेटा 2 फंक्शंस तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है। वो 2 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर रेफर करे हैं, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो बेटा क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात हो रही है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात हो रही है, जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो वो दोनों इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, साफ साफ आपको उन लाइनों से पता चल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करना जरूरी होता है, क्योंकि केस स्टडीज ना छुपा देती है हमारे कुछ कॉन्सेप्ट और हमें खुद ढूंढ कर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, आपको 2 बेनिफिट बताने हैं जिस फंक्शन के बारे में यहाँ पर जरूरी नहीं है कंट्रोलिंग फंक्शन हो, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ और फंक्शंस भी वो लोग पूछ रहे हैं। तो देखते हैं। Ritu is a regional manager of Elpis Technology Limited. She is hard working employee and is trying to reduce the wastage of resources।
तो वो कहते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, ट्राई कर रही है कि वेस्टेज ना हो हमारे कंपनी के अंदर. So she has set the standard for the performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimum wastage of resource. तो उसने क्या किया, सबकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट किया अलग अलग एक्टिविटी के लिए, और ये देखा कि जो स्टैंडर्ड है के अकॉर्डिंग जो हमारी परफॉर्मेंस है वो होनी चाहिए और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए. शी हैज सेट अप द सीसीटीवी कैमरास. देखो भाई सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया उसने, है ना. और विच हेल्प हर टू कीप अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट, ताकि वो देख सके कि हमारे सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, कहीं रील वील तो नहीं बना रहे हैं. एंड नो हाउ द एम्प्लॉइज आर परफॉर्मिंग, कैसा काम करते हैं ये. शी ऑल्सो रिवॉर्ड द एम्प्लॉय विद अ बोनस व्हेन दीज स्टैंडर्ड्स आर मेट, और जैसे टारगेट पूरा होता है उनको बोनस भी देती है, उनको मोटिवेट भी करती है. शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू एंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ हर टीम दिस ईयर, और वो कोशिश कर रही है कि उसकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस आए थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का यूज किया. तो आपको तो सिर्फ दो बेनिफिट बताने उस फंक्शन के, तो आपको पहले पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है, अभी तो उसके बेनिफिट बता पाओगे. तो फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा, जैसे सीसीटीवी देखा होगा माइंड में आ गया होगा कि फंक्शन तो कंट्रोलिंग है. अब आपको बताने इसके बेनिफिट. अब आप कहेंगे मैडम बेनिफिट तो हमने पढ़े ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं है. अच्छा, इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ाई तुम्हें मैंने. इंपॉर्टेंस बोले, एडवांटेज बोले, बेनिफिट बोले, बात तो एक ही बेटा, एक ही बात होती है. तो घबराना नहीं है कि मैडम बेनिफिट लिख दिया वो तो हमें पता ही नहीं है कंट्रोलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं. इंपॉर्टेंस ही बतानी है आपको. अब इंपॉर्टेंस की एक्रोनिम क्या थी, ओह IMCA, याद आ रहा है. अब आपको कोई भी दो बता दो जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हो. तो कुछ बच्चों को सीसीटीवी से साफ साफ एक दिख रहा होगा, कौन सा बेटा, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन दिख रहा है ना, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ठीक, और कौन सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं जब उसने ये बात बोली ना कि टारगेट्स जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही पूरे होने चाहिए, वो मतलब राइट ट्रैक पे लोगों को रखने की कोशिश कर रही है. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात हो रही है, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो टाइम से अचीव हो जाए, वो उसके बारे में कह रही है, लग रहा है ना. तो सेकंड पॉइंट ही हो गया. हमें वैसे दो ही बेनिफिट बताने थे, बट हाँ कुछ बच्चों को और भी दो पॉइंट्स लग रहे होंगे, डेफिनेटली लग सकते हैं. कई बार होता है कि क्वेश्चन में पूछा ज्यादा नहीं है लेकिन और भी पॉइंट्स हमें दिख रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो दो भी दिख रहे हैं तो उसको भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बट मैं कहूँ जो पॉइंट आपको लग रहा हो ना कि एकदम से हाँ यार ये तो है, क्लियर दिख रहा है, जैसे कि सीसीटीवी से ऑर्डर और डिसिप्लिन तो जरूर लिखना है. कंफ्यूजन आता है कि सेकंड वाला कौन सा लिखे. तो सेकंड मैंने एक तो आपको बता दिया, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी दिख रहा होगा. तो यस डेफिनेटली वो भी हो सकता है, तो आप उसकी प्लेस पे वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट मैं कहूंगी कि प्लीज ऑर्डर और डिसिप्लिन तो जरूर लिखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पर. ठीक है, चलो आगे. अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. कोई एक फंक्शन होगा जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एंड स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शंस आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. ऑल्सो आपको वो प्रोसेस के कुछ स्टेप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होंगे जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ होगा. ठीक है, तो देखते हैं जरा. AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditioners. तो ये एयर कंडीशनर बनाने की कंपनी है. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on an average, a worker assembled 10 air conditioners in a day. The target volume of the company in a day is assembling of 1000 units of the air conditioner. The company is providing attractive allowances to reduce the labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even the assembling of the air conditioners per day is 800 units only. To find out the reason, the company compared the actual performance of each worker and observed through the CCTV that some of the workers were busy in gossiping. अब जब अपने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले तो हमें यही देखना था कि फंक्शन कौन सा है. अब हम पांचों के पांचों फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो प्रोसेस तो किसी भी फंक्शन की आ सकती है. स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं चैप्टर 2 का भी रेफरेंस आया कि टाइम और मोशन स्टडी को उन्होंने यहाँ पर देखा है.
देन उसके बाद यहाँ पर इंसेंटिव्स की भी बात हुई कि वर्कर को खुश रखने के लिए यहाँ पर वो लोग उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में डायरेक्टिंग भी आया होगा। बट बहुत सीधी सी बात है, हमने डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं पढ़ी है ना, हमने डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं पढ़ी है, बट यस हमने मोटिवेशन की प्रोसेस पढ़ी है। बट आपने देखना है कि ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसके स्टेप्स भी यहाँ पर आपको दिख रहे हो, पर डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, इनके कोई स्टेप्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे। धीरे धीरे और आगे बढ़े, टारगेट दिख रहा था, एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रही थी, कंपैरिजन हो रहा था, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंपैरिजन के बाद एनालिसिस भी हो रहा था। तो इन सभी चीजों से बेटा कौन सा फंक्शन हमें यहाँ पे पता चला कि फंक्शन तो डेफिनेटली कौन सा है, कंट्रोलिंग है। अब आपको आइडेंटिफाई करने कि वो कौन से स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के जो यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किए हैं और डिस्कस किए हैं। तो जब उन्होंने बात करी कि टारगेट वॉल्यूम जो है कंपनी का एक दिन का वो 1000 यूनिट का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे पहला पॉइंट दिखा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आगे बात करी कि इवन द असेंबलिंग ऑफ द एयर कंडीशनर पर डे 800 यूनिट्स ओनली, और यहाँ आके पता चला कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, 800 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो इसका मतलब यहाँ हमने कर लिया है मेजरमेंट। सो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर वो वाला पॉइंट मिल गया। फिर उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कंपैरिजन वाला पॉइंट भी आपको दिख रहा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने कंबाइन करके लिखा ऑब्जर्व थ्रू द सीसीटीवी सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग। उन्होंने देखा कंपैरिजन करने के बाद कि रीजन क्या है, तो रीजन के लिए मतलब उन्होंने एनालाइज किया डेविएशन को। तो यहाँ पर बेटा आपका फोर्थ स्टेप भी आ गया है, एनालाइजिंग डेविएशन। यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप नहीं है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देख लिया कि गॉसिप कर रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने उसको सुधारने के लिए क्या किया, उसके आगे की बात यहाँ पर नहीं लिखी है। तो 4 स्टेप्स हमें मिल गए हैं, फंक्शन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइडेंटिफाई करना है फंक्शन और एक्सप्लेन करने हैं 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। Abhishek Limited is engaged in manufacturing of air purifiers. The direct production is 500 air purifier. The target production is 500 air purifiers in a week. Over the last few months, it has been observed by the production manager that the weekly production target was not achieved. अब क्या हुआ यहाँ पर बेटा, उन्होंने बोला कि हमने कुछ टारगेट रखा था, फिर हमें पता चला कि टारगेट प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। ये कब पता चलेगा, हमने एक बार टारगेट सेट किया, उसके बाद हमने ये देखा कि टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ये तो हम कंट्रोलिंग में ही देखते हैं ना। तो फंक्शन तो हमारा कंट्रोलिंग ही है, ये तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया, कि फंक्शन तो कंट्रोलिंग है। अब उन्होंने ना आपसे यहाँ पर ये नहीं बोला कि जो 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपको लिखने हैं वो ऊपर से हाईलाइट होते हुए लिखने हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो, OIMCA में से जो भी आपको अच्छा लगे अपनी स्वादानुसार लिख लेना, जैसे कि ensuring order and discipline, improves the employees motivation लिख लो, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लिख लो, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन लिख लो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से फंक्शन आइडेंटिफाई करो। फिर उन्होंने बोला प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है, इसको आप अपने आप एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये फाइंड आउट करने का है कि फंक्शन कौन सा है। नीचे वाले के लिए तुम अपने आप भी लिख सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। भाई फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग तो देखता ही आगे की तरफ है, प्लानिंग तो फ्यूचरिस्टिक ही है। कंट्रोलिंग आगे की तरफ इसलिए देखता है क्योंकि उसको इंप्रूव करनी है, क्या, उसको फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, फ्यूचर प्लानिंग उससे सुधारनी है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग इंप्रूव भी होती है, तो इसलिए कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है। दोनों बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, याद करो, नई प्लान को करते हुए हम लोग पीछे एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है, ताकि आगे नए प्लान में हम पुरानी गलतियों को इम्प्लीमेंट ना करें। इसलिए प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग एक बार कंट्रोलिंग से पूछता है कि हाँ भाई बताओ तुमने क्या रिपोर्ट इकट्ठी करी है, वो हमें बता दो, उसी के हिसाब से आगे क्या काम करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग तो है ही बैकवर्ड लुकिंग, क्यों, क्योंकि वो तो पोस्टमार्टम करता है पीछे सारे आपके पास्ट एक्टिविटीज का, ताकि आगे आपको सीख मिल सके। तो कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है, तो ये तो हमने रिलेशनशिप में भी और फीचर्स में भी पढ़ लिया था।
अब हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. सो विशेष वर्क्स एज एन इंटीरियर मैनेजर. So Vishesh works as an interior designer. He gets a contract to redesign a play school. Okay. He employs 3 painters on the site, assuming that an average painter will be able to paint 10 decks in a day. अब देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना कि वो यहाँ पर उनके लिए टारगेट सेट कर रहा है कि ऐसा लगता है कि एक पेंटर जो है, एक एवरेज पेंटर एक दिन में 10 डेक्स जो है वो पेंट कर लेगा. At the end of the first day of their work, Vishesh find the painter A, painter B and painter C have painted the 12, 14 and 15. आपने 10 डेस्क बोले थे और एक ने 12, फिर एक ने 14, एक ने 15 डेस्क कर दिए हैं पेंट. आपके स्टैंडर्ड से अबव काम कर दिया है. विशेष ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस ही रियलाइजेस दैट द स्टैंडर्ड सेट बाय हिम इज टू लो. उसे लगा कि उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कम सेट किया है. कॉन्सिक्वेंटली ही डिसाइड टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड एंड रेज इट. उसके बाद उसने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड को हम चेंज करते हैं. तो यहाँ से बेटा फंक्शन तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे स्टैंडर्ड को रिवाइज और रिव्यू किया जाता है, कंट्रोलिंग में. अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि कौन सी एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है जो यहाँ पर इस पॉइंट से हाईलाइट हो रही है, कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे. कि पूछा नहीं है उन्होंने लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन किस तरीके से वो लोग मॉडिफाई करके आगे दे दे. तो रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड, ये कंट्रोलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, अगेन आइडेंटिफाई द फंक्शन. कितनी बार आइडेंटिफाई कराओगे भाई. ओके, आइडेंटिफाई करना है फंक्शन, डेविएशन का मतलब बताना है और ट्रेनिंग की आपको एडवांटेज बतानी है टू द एम्प्लॉयज. तो बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर तो आप अपने आप दे सकते हो, है ना. लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप दे सकते हो कि डेविएशन क्या होते हैं. डेविएशन इज द डिफरेंस. क्या होता है बेटा डेविएशन, चलो मैं आपके लिए लिख देती हूँ. डेविएशन क्या है, it is the difference between standard and actual performance. ठीक है, ये actual and standard performance, ये डिफरेंस है आपकी एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का. ठीक है, अब आपको 3 एडवांटेज बतानी है. तो बेटा ये तो तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है. आपने पढ़ी है ट्रेनिंग की एडवांटेज टू द एम्प्लॉयज, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज. याद करो कौन से चैप्टर में पढ़ा है. चलो चैप्टर में बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग. तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगी कि तुम कितने अटेंटिव हो और तुम कितना पीछे की बातों को याद रख रहे हो. तो तुम मुझे बताओगे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज होते हैं. ठीक है, चलो अब मेरे साथ जरा पहले फंक्शन भी आइडेंटिफाई करो, फिर ये बताते रहना. अनुभव हैज सेट अप एन एक्सपोर्ट हाउस आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मास्टर in fashion designing. As the quality of the garments depends upon the quality of the raw material used, he assures that the fabric meets the requirement by conducting a series of steps for the fabric like shrinkage test, testing the color fastness to the washing, color fastness to the light, color fastness to the perspiration, etc. through the laboratory test. मतलब उसका एक एक्सपोर्ट हाउस है जहाँ पर वो काम करना उसने शुरू किया अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद. और उसका ये मानना था कि किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है वो उसके रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है. तो उसने फैब्रिक हमारे स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं करता है, उसके लिए उसने कुछ टेस्ट डिज़ाइन किए कि अगर कलर धूप में जाता है तो क्या वो धूप में फेड हो जाता है, अगर हम उसे धोते हैं तो कितना फेड हो जाता है, जब हमें पसीने आते हैं तो उसकी वजह से कलर पे क्या फ़र्क पड़ता है, फेड होता है या नहीं होता है. तो इस तरीके से उसने कुछ टेस्ट रखे हुए थे अपने लेबोरेटरी के अंदर. Later on at the production areas, fabric inspection is also conducted by stopping the production process. Production areas के अंदर भी fabric का inspection होता है production process को रोककर. The test help to detect the deviations and also to take the correct action. अब यहाँ से जो इन्होंने पॉइंट बोला है, अब यहाँ से जो इन्होंने ये पॉइंट बोल दिया कि हमने टेस्ट जब यहाँ पर किया तो उससे हमें पता चला कि क्या डिफरेंस है और क्या मिस्टेक्स है, मतलब और क्या उसके लिए करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं. तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोलिंग का फंक्शन है. Moreover, he ensures that complete training about the production work was given to every worker at the time of joining his export house. उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तो उसी टाइम पे हम उसको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे. तो बेटा ये जो लास्ट वाली लाइन थी यहीं से हम लोगों ने जज किया कि यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन सा है, कंट्रोलिंग. ठीक है, चलो बाकियों का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है.
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि जो मुरारी लाल है वो अपने ग्रैंड सन से कौन से फंक्शन को फॉलो करने के बारे में कहता है, और 5 रीजन बताने हैं कि क्यों वो फंक्शन एक इनडिस्पेंसेबल फंक्शन है उस मैनेजमेंट का, मतलब जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो पहले देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है। मुरारी लाल इज अ क्लॉथ मर्चेंट इन द करोल बाग। हाँ जी, क्लॉथ मर्चेंट है करोल बाग के अंदर। His grandsons are requesting him to let them diversify the business to the bridal wear. अब उनके पोतों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दादाजी क्यों ना हम अपने बिजनेस को ब्राइडल वेयर के साथ यहाँ पर एक्सपेंड कर दें। सो मुरारी लाल हैज अग्रीड बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही हैज ऑलवेज फॉलोड, कि एक शर्त पे ये काम करने दूंगा, मैंने जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था आपको भी वही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, which helps in organization keeping the track of the activities, keeping the track of the progress of the activities, and ensures that activities conform to the standards set in advance so that organizational goals are achieved. तो यहाँ से बेसिकली हमें पता लग रहा है कि कौन सा फंक्शन है जहाँ पे उन्होंने बोला कीपिंग द ट्रैक। कीपिंग द ट्रैक का मतलब बेटा मॉनिटर करना, और काम की मॉनिटरिंग आप पांचों फंक्शन में से एक ही जगह पर कर सकते हो। वो कौन सा फंक्शन है बच्चों? वो फंक्शन है कंट्रोलिंग। देखो मुझे भी पता है कि चैप्टर कंट्रोलिंग का है तो फंक्शन कंट्रोलिंग ही होगा, पर मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ कि कहाँ से मुझे फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि फिर से वही बात बच्चों कि आपको वहां पर एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ 8 चैप्टर्स में से फिलहाल ढूंढना है। भाई आपके पास अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं तो 8 चैप्टर आ रहे हैं, अब 8 में से आपके 5 फंक्शन वाले चैप्टर्स हैं, तो पांचों में से आपको ढूंढना पड़ेगा ना। अब तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि कैसे मुझे पता चल रहा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन है, उस लाइन उन कीवर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, अब उन्होंने आपसे रीजन पूछे, रीजन क्या, बेसिकली आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो कितनी बार हम लोगों ने इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है। सो आई होप कि अब आप इतने अच्छे बच्चे हो गए हैं कि खुद से इंपॉर्टेंस मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूरी की पूरी 6 की 6 इंपॉर्टेंस जो है उसके आप मुझे नाम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बहुत बार हमने उन सब चीजों को डिस्कस कर लिया है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं, कहते हैं कि एक्सप्लेन करो पॉसिबल रीजन गिवन बाय बोथ एंड जस्टिफाई हु इज करेक्ट। मतलब बातचीत ये करें, डिसाइड हम करें। अब पता नहीं किस चीज का क्वेश्चन है, समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं। So Rajiv और संजीव both managers in a same organization were discussing the functions of management. Function के बारे में डिस्कस कर रहे थे। Rajiv argued that planning is about looking ahead, as it involves setting the future goals, preparing for what is to come. On the other hand, he believed controlling is looking back, as it involves reviewing the past performance to ensure that objectives are met. तो राजीव का कहना ये है कि प्लानिंग तो आगे देखता है, कंट्रोलिंग पीछे देखता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर तो हम आगे के बारे में सारे डिसीजन लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल्स बनाना, ये सब चीज़ें, और कंट्रोलिंग पीछे देखता है क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं। तो राजीव का कहना तो ये है। संजीव डिसअग्री करता है। संजीव कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। वो कहता है प्लानिंग के अंदर एनालाइज होता है पास्ट डेटा का, कि यहाँ पर हम ना पास्ट डेटा को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हम रियलिस्टिक प्लान बना सके। तो प्लानिंग भी पीछे देखता है कई बार। उसने ये बोला कि कंट्रोलिंग भी आगे देखता है क्योंकि उसके अंदर मॉनिटरिंग होती है प्रोग्रेस की, और फिर एडजस्टमेंट्स होता है ताकि फ्यूचर सक्सेस आ सके। बोथ द मैनेजर प्रेजेंटेड द वैलिड पॉइंट शोइंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द फंक्शन। अब दोनों ही एक अलग अलग बात कह रहे हैं। एक ने कहा कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। दूसरे ने कहा कि प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर देंगे बोथ आर पार्शियली करेक्ट, क्योंकि दोनों आधी आधी बातें कर रहे हैं, आधी बात सही कह रहे हैं, दोनों आधी अधूरी बात है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो आपने यहाँ पर पहले तो ये लिख देना है बोथ आर पार्शियली करेक्ट, और उसके बाद आपको जस्टिफाई करना है पूरा वो पॉइंट जो रिलेशनशिप का मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, वो पूरा पॉइंट आपने लिखना है। अब आप कई बार मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि मैम लेंदी नोट्स है। बेटा नोट्स लेंदी नहीं है, रिक्वायर्ड है। समरी नोट्स 2 लाइन्स में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, 3 लाइन्स में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बट मैं आपको हर एक टॉपिक इस तरीके से प्रिपेयर करा रही हूँ कि
एग्जाम पैटर्न कुछ भी आए, अगर वो कहीं कल को 3 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर में भी दे दें, अब यही क्वेश्चन देखो आप 6 नंबर में है, 6 नंबर में से वो एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इस तरीके से आपको वहां पे सारी चीजें कवर अप करवाई हैं कि आप 6 मार्क्स में अगर वो एक्सप्लेनेशन लिख कर आओगे तो एक भी नंबर तुम्हारा कट नहीं सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ कि नहीं कटेगा अगर आपने उसको लिख दिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े से नोट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमने आपको दिया है एक गाइडलाइन कि भैया देखो इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्लस मेरे एक स्लाइड पे एक ही पॉइंट होता है, इसलिए भी हो सकता है आपको वो बड़ा लगता हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखे ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर देती हूँ और एक स्लाइड पे एक ही रखती हूँ। अदरवाइज एक स्लाइड पे मैं 3 पॉइंट्स भी आपको शो करूंगी तो आपको छोटे लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो घबराओ मत बेटा, मेहनत करने से मत घबराओ, रिजल्ट अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। ठीक, चलो अब आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको फिर से 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं किसी एक फंक्शन के जो यहाँ पर डिस्कस की गई है। आइडेंटिफाई भी करना है आपको वो फंक्शंस, लाइंस भी कोट करनी है, स्टेप्स भी बताने हैं। फंक्शन भी पहचानोगे, स्टेप्स भी बताओगे और इंपॉर्टेंस भी बताओगे। ठीक है, बता देते हैं। सो Memo builders were constructing a 5-star hotel for the leading hotel chain. The hotel had to be given the possession by the next year, but the constructions of the hotel was running 6 months behind the schedule. मतलब जो काम वो होटल चेन है उनकी अपनी 5-स्टार होटल जो है उनका कंस्ट्रक्ट करते हैं वो लोग, और एक लीडिंग कंपनी है इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन अगले साल तक कंप्लीट होनी चाहिए थी, पोसेशन जो है वो अगले साल हमें देना है, बट होटल का कंस्ट्रक्ट करने का जो शेड्यूल है वो 6 महीने से डिले हो रहा है। The chief executive officer of Memo Builders were concerned as Memo Builders were known for its quality and timely completion of projects. अब उन्हें घबराहट हो रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट में उनका नाम बहुत फेमस है। किस लिए? एक तो इसलिए कि वो बहुत अच्छा काम करके देते हैं, प्लस टाइमली वो अपने काम को कंप्लीट करके देते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं। So he asked the Nitin, the senior of the project head, thorough investigation. मतलब उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, प्रोजेक्ट हेड के जो सीनियर थे, कि भाई देखो इन्वेस्टिगेशन करो, देखो क्या बात है। So Nitin investigated and reported to the chief executive officer that in spite of the huge absenteeism of the workers, additional workers were not called. कि भाई क्या हुआ कि एक तो वर्कर्स बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं और फिर नए वर्कर्स हमने बुलाए भी नहीं, इसलिए काम डिले चल रहा है। Nitin also reported to the chief executive officer that 3 of the 10 machines being used by the workers were defective. उसने कहा हम ये भी देख रहे हैं कि जो 3 मशीनें हैं वो डिफेक्टिव हैं, जितनी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 3 डिफेक्टिव भी हैं। Nitin ordered for the repair of the machine and asked the project head to appoint the additional workers with attractive wages to ensure that the deadline is met. तो नितिन ने कहा एक काम करो, एक तो वर्कर्स बुलाओ एडिशनल, और जो भी मशीन हमारी डिफेक्टिव हो चुकी है आप उन डिफेक्टिव मशीन्स को रिप्लेस करो। ठीक है, तो फंक्शन क्या समझ में आ रहा है कि टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो बेटा फंक्शन तो कंट्रोलिंग ही है। अब लाइंस कोट करनी है स्टेप्स की। तो सबसे पहले आपको कहाँ स्टेप यहाँ पर दिखा कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर आपको दिखे कि परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो यहाँ मुझे लिखा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि भाई उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि उनका काम टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे पता चला? कि जब उन्होंने देखा कि पोजीशन नेक्स्ट ईयर तक मिल जाना चाहिए था बट कंस्ट्रक्शन जो है वो 6 मंथ्स डिले है। तो ये कब उन्हें पता चला? जब उन्होंने कहीं ना कहीं मेजरमेंट किया होगा। जब उन्होंने मेजरमेंट किया अपनी परफॉर्मेंस का तो तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग आप एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, एक साथ चल रहा है वो। दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं कि मेजरमेंट किया, कंपेयर किया, तब जाके पता चला कि 6 महीने से हम डिले चल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जब यहाँ पर फाइंड आउट किया रीजन, तो बेटा यहाँ से निकल कर आया एनालाइजिंग द डेविएशन। जो नितिन ने काम किया वो था एनालाइजिंग डेविएशन, जहाँ पर उसने बताया कि एडिशनल वर्कर्स नहीं और ये सब। फिर जहां पर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि वर्कर्स रखो और सब काम करो, तो यहां पर आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो स्टेप्स पहचान लिए। पॉइंट्स आप यहाँ पे कोई से भी 2 लिख सकते हो, चाहे इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिखो, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लिखो, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स लिखो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सभी कुछ आप लोगों से पूछ लिया है। सो बताइए मुझे अब आज की 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपको आज की क्लास कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं,
कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ? तो फटाफट से पहले 50 मार्क्स में से स्कोर बता दो और मुबारक हो बेटा, हमारी जो पार्ट ए की क्वेश्चन आंसर सीरीज थी वो भी आज यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब अगला जो भी होगा वो बहुत कुछ अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।